जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। क्या वाकई में शिवसेना का मुख्यालय अब मातोश्री से यानी कि मुंबई से ठाणे शिफ्ट होने वाला है? या फिर मैं यूं कहूं कि ठाकरे परिवार संकट में और शिवसैनिक लापता। इस बात का क्या मतलब है? एक्चुअली बहुत बड़ा संदेश है और बहुत बड़ा मतलब है। क्या आपने वाकई में आज तक कभी ऐसा अनुभव किया है कि ठाकरे परिवार संकट में हो और शिव सैनिक कहीं नहीं दिखाई दे रहे हो? मातोश्री के सामने जो लोग साथ देने के लिए खड़े होते हैं तो इस बार वहां पर शिव सैनिक नहीं दिखाई देते हैं, वहां पर दिखाई देते हैं किराए के वो एनसीपी के लोग। जी हाँ, शिव सैनिकों की जगह अगर मातोश्री के बाहर एनसीपी के लोग दिखाई देने लगेंगे तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए? क्या वाकई में शिवसेना का मुख्यालय और जो लोग कह रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे वो ठाणे के नेता हैं, ठाणे में उनका वर्चस्व है, ठाणे में उनकी शक्ति है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि केवल ठाणे में नहीं बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा में अगर 288 विधानसभा की सीट है तो उनमें से कम 10% से अधिक सीटों पर इस व्यक्ति एकनाथ शिंदे का प्रभाव है। और इनके जो गुरु रहे आनंद दिघे, सोचिएगा, एक बार पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था, ये मई के महीने में राजनीति में चीजें इतनी इतनी इत्तेफाक नहीं होती हैं। ये हनुमान चालीसा के पाठ में नवनीत राणा, रवि राणा का आना, राज ठाकरे का इस तरीके से एक्टिव होना, उसके बाद में 13 मई 2022 को धर्मवीर नाम की इस फिल्म का प्रदर्शन करना और उसका बहुत बढ़िया तरीके से प्रमोशन होना, यानी कि पटकथा जो है ये बहुत पहले से लिखी जाती रही थी। और ये बहुत बड़ा एक अजीब सा विरोधाभास है कि शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को इन सब के बारे में मालूम ही नहीं चला। खैर, हम बात इसके बारे में ये भी करना चाहेंगे कि किस तरीके से आप भावुकता वाली अपील लगातार करते जा रहे हैं लेकिन उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? आप कह रहे हैं लगातार कि जब शिव सैनिक जब ठाकरे परिवार संकट में होता है तो शिव सैनिक लगातार खड़ा होता है। आप धमका भी रहे हैं, आप मना भी रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि आप आइए, हम महाविकास अघाड़ी से गठबंधन तोड़ देंगे। आप ये भी कुछ कहने लगते हैं उसके बाद में कि अगर आप मुंबई आएंगे तो आपका बिना उद्धव ठाकरे की तस्वीर लगाए, बिना फोटो लगाए उनकी, यानी कि आप अपने आप को राजा मान बैठे हैं। आप मुंबई में घूम नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे, सड़कों पर हमारे शिव सैनिक आपसे निपट लेंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है और ये एक्चुअली अजीब सी नहीं बल्कि एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति की बात है जिसे मालूम चल जाता है कि अब उसका कुछ रहा नहीं है। देखिए, शिवसेना एक कैडर बेस्ड पार्टी है। शुरुआत से कैडर शिवसेना का अपने आप में रहा है और कुछ पार्टीज हैं जो भारत में कैडर वाली पार्टी कही जाती है, चाहे आप सीपीएम सीपीआई की बात करें। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, कैडर गया तो पार्टी शून्य है। सीपीएम और सीपीआई के साथ में भी यही हुआ, उनका कैडर गया, पार्टी शून्य हो गई। सिस्टम में चाहे उनकी पहुंच कितनी भी हो, विश्वविद्यालयों में या प्रेस क्लब्स में उनके कितने भी लोग क्यों ना बैठे हो, लेकिन हम जान सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जहां बुद्धदेव भट्टाचार्य जिस तरीके के लोग, ज्योति बसु जैसे लोग बरसों नहीं बल्कि दशकों तक जिन्होंने राज किया, आज उस पश्चिम बंगाल में सीपीएम सीपीआई यानी कि वामपंथ का क्या रह जाता है? बीजेपी अपने आप में कैडर बेस्ड पार्टी है और उसी कैडर के कारण से वो आगे बढ़ती जा रही है और उसी कैडर को वो लगातार बनाए भी रखे हुए हैं। लेकिन शिवसेना का कैडर गया तो शिवसेना के हाथ में क्या रहेगा, इस बात को समझिएगा, क्योंकि एक उल्टापन किया गया है उद्धव ठाकरे के द्वारा। उन्होंने जिसे समस्या समझना चाहिए था उसे समाधान समझा, जिन्हें समाधान समझना चाहिए था उसे समस्या समझा। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर नरेंद्र मोदी और शरद पवार नाम की दो शख्सियतों की। अब इन्हें आप शख्सियत माने या नहीं माने, यह आपके ऊपर है, यह आपकी मानसिकता के ऊपर होगा। नरेंद्र मोदी को माना गया समस्या और शरद पवार को माना गया समाधान, और उस समाधान के कारण से लगातार आप हंस हंस के बात करते रहे और सारे बड़े पोर्टफोलियोज आपने न केवल उनको दिए बल्कि आपने एक तरीके से अपने अपनी जो आंखें हैं, अपनी जो पलकें हैं वो उनके स्वागत में बिछा दी, जिनके विरोध में बाला साहब ठाकरे लगातार अपनी राजनीति करते रहे, जिन्होंने अपनी राजनीति में और अपनी विचारधारा में दोनों में एक समरसता रखी थी, एक सामंजस्य रखा था, क्योंकि केवल विचारधारा से और केवल राजनीति से आप आगे नहीं बढ़ सकते, दोनों में थोड़ी समरसता, थोड़ा सामंजस्य रखना पड़ेगा। शिवसेना जिस दिन से सेक्युलर हुई थी उस दिन से शिवसेना खत्म हो गई थी। देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि क्या आपने इस तरीके के बीबीएल गठबंधन को पूरी सरकार चलाते हुए कभी देखा है? हम इसे गिराएं ना गिराएं वो अलग बात है, लेकिन ये सरकार अपने कर्मों से गिरेगी। मैं ये नहीं कहता कि इस सरकार को जिस तरीके से गिर रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, कोई हल नहीं है, लेकिन इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि जब तक आप सामने वाले को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं कि वो आपके साथ में खेल कर सके, वो खेल नहीं कर सकता। शिवसेना ने 2.5 साल के लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत, अपनी मान मर्यादा, अपनी 40 साल की कमाई
सब कुछ जिस तरीके से लुटाई है, ये सीधा सीधा इस बात का अंदेशा दे रहा है कि यही एक कारण है जिस कारण से शिव सैनिक आपकी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, और वो शिफ्ट हो रहे हैं उस तरफ जिस तरफ रुख जाता है ठाणे का, यानी कि आनंद दिघे का, यानी कि एकनाथ शिंदे का। इसीलिए मातोश्री के सामने आज शिव सैनिक नजर नहीं आ रहे हैं। आप जिस तरीके से शेर की मांद की बात कहा करते थे कि शेर शिव सैनिक शिवसेना यानी कि शेर की मांद है, और शेर की मांद में जो घुस गया वो वापस नहीं आ सकता। आज शेर की मांद में एक तरीके से वो मांद नहीं रह गई, बल्कि वो मुर्गियों का दड़बा रह गया है। और अगर आप किसी एक व्यक्ति को गुवाहाटी में विधायकों को समझाने के लिए भेजते हैं तो होता यह है कि वो व्यक्ति जो वर्षा बंगले से जब आप निकलते हैं, उद्धव ठाकरे निकलते हैं तो उनके ऊपर जो फूलों की वर्षा करता है, वही व्यक्ति जब गुवाहाटी में विधायकों को समझाने जाता है तो वापस नहीं आता है, वहीं रह जाता है। ये इसलिए मैंने कहा कि शेर की मांद अब मुर्गियों का दड़बा बन गई है, और थोक के भाव में मुर्गियां जो हैं अंदर बार हो रही हैं, लगातार आती जाती रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसी कारण से आज तक कभी नहीं हुआ कि ठाकरे परिवार में संकट नारायण राणे के समय में भी आया, राज ठाकरे के समय में भी आया, छगन भुजबल के समय में भी आया, लेकिन ये तीनों संकट जिस समय में आए उस समय बाला साहब ठाकरे अस्तित्व में थे, और बाला साहब ठाकरे के अस्तित्व में होने के कारण से वो शिवसेना शेर की मांद थी, और उस शेर की मांद में अगर कोई अंदर आया तो वो बाहर इतना आसान नहीं था उसका जा पाना। इसलिए लोग कहते थे कि अगर महाराष्ट्र में आपको कोई काम करना है, मुंबई में आपको कोई काम करना है, अगर भारत पाकिस्तान का मैच मुंबई में होना है तो बाला साहब ठाकरे के दरबार में अर्जी देनी पड़ेगी, चाहे वो संजय दत्त हो या कोई भी और। अगर उसको अपना किसी भी तरीके से भविष्य सुधारना है, वर्तमान सुधारना है, तो बाला साहब ठाकरे के दरबार में आना पड़ेगा। लेकिन अगर कंगना रानौत जैसी एक सामान्य अभिनेत्री, मैं सामान्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असामान्य तो कहा भी नहीं जा सकता, फिल्मी अभिनेत्रियां हो या फिर फिल्मी हीरोज हो, ये किस समय बदल जाएंगे हमें पता नहीं लगता। इसलिए चाहे वो कोई पद्मश्री हो या उसके आगे का विभूषण या विभूषित, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा सम्मान देना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि कंगना रनौत जैसी एक सामान्य सी अभिनेत्री ये कहती है, स्टेटमेंट देती है कि उद्धव ठाकरे, सोचिएगा कि क्या बाला साहब ठाकरे के बारे में साहिब ये शब्द हटा करके कोई अभिनेता कोई अभिनेत्री ये कह सकता था, कह सकती थी कि बाल ठाकरे ने जो किया औकात नहीं थी। लेकिन एक सामान्य से अभिनेत्री जब उद्धव ठाकरे के बारे में ये कहती है कि उद्धव ठाकरे तूने मेरा घर तोड़ा, कल तेरा घमंड टूटेगा, तेरा गुरु टूटेगा, इसका मतलब समझ जाइए कि आप जो है वो किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं रह गए थे। आपने लोगों के मन का जो विश्वास होता है उस विश्वास को आपने खो दिया था। और राजनीति में जब आप विश्वास खो देते हैं ना तो आप कहीं के रहते नहीं है। एक दो पॉइंट जो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है इसका अगर केंद्र बिंदु कोई है तो उद्धव ठाकरे की केवल और केवल राजनीतिक अपरिपक्वता ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर केवल इतना सा कहकर के अपनी बात को आज पूरी करूंगा कि अपने को राजा समझोगे तो प्रजा जो है वो लोकतंत्र में आपको अपनाएगी नहीं। यहां पर यही हुआ, और भारतीय राजनीति में जिस जिसने जब जब अपने आप को राजा समझने की भूल की है उसके साथ में यही होता भी रहा है। तो इस बात को समझिएगा और फिर उसके बाद में एहसास कीजिएगा कि किस कारण से मैंने ये कहा है कि अब शिवसेना का मुख्यालय मातोश्री से शिफ्ट होने वाला है ठाणे में, और किस कारण से ठाकरे परिवार के संकट में भी शिव सैनिक लापता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।